सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में जहां बहुत सारे मसाइल हम पिछले 12-13 सालों से सुनते रहे हैं और बहुत सारी सियासी जमातें वादे करती रही हैं, कोशिशें करती रही हैं, लेकिन कचरा भी नहीं उठ सका, उस तरह से सड़कें भी नहीं बन सकी, सूरज का निज़ाम भी ठीक नहीं हुआ, पानी भी नहीं आया और बहुत सारे ऐसे मामला चलते रहे। अब इंतज़ार था कि लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात होंगे और यहाँ पर फिर एक मुंतखब मेयर आएंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक तुर्क का पत्ता इस्तेमाल किया और बग़ैर इंतखाबात के मेयर नामज़द कर दिया। अब वो काम करना शुरू कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो कि मुशीर क़ानून भी हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत भी हैं, अब वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी हैं। जिस अंदाज़ के अंदर वो काम करना शुरू कर रहे हैं, लगता है कि अब वो इल्ज़ामात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लगते थे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट PSP या PTI लगाया करती थी कि किस तरह वसाइल नहीं है मेयर के पास, वसीम अख्तर कहते थे, अब वो सारे शिकवे ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि मुर्तज़ा के पास सिंध गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, वाटर बोर्ड है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ये सब कुछ है। यानी कि अब कराची के मसले हल होंगे क्योंकि अब फंड्स का भी कोई मसला नहीं है। हमारी कोशिश होगी मुर्तज़ा वहाब साहब से बात कर, लेकिन उससे पहले सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अलीम आदिल शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम अलीम साहब। अलीम साहब जब तक हमसे कनेक्ट होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले नासिर हुसैन शाह साहब ने इल्ज़ामात आयद किए हैं और उन्होंने आड़े हाथों लिया है अलीम आदिल शेख को, जो कि PTI के सीनियर रहनुमा भी हैं, अपोजिशन लीडर भी हैं सिंध असम्बली के अंदर। उनको उन्होंने जो जुमले कहे हैं उसी बुनियाद पे मैंने कहा अलीम साहब से बात भी की जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि अलीम आदिल शेख लैंड ग्रैबर हैं, बत्ताखोर हैं। वो कहती है कि IG के ऊपर जो तनकीद कर रहे हैं अलीम आदिल शेख साहब, उसकी वजह यह है कि उनके हाथ साफ़ नहीं हैं, वो बहुत सारे ऐसे जराइम में मुलव्विस हैं। अलीम आदिल शेख साहब वक्त के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें मार्केट में लाते हैं जिसमें गवर्नेंस मैनेजमेंट एक्सपोज होती है। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर जो इल्ज़ामात नासिर हुसैन शाह साहब ने आयद किए हैं अलीम आदिल शेख साहब के ऊपर, वो कितने दुरुस्त हैं उसका जवाब तो भी अलीम आदिल शेख साहब हमें जैसे कनेक्ट होते हैं उनसे हम लेते हैं। लेकिन साथ साथ एक और मामला भी है कि पाक सर ज़मीन पार्टी के सरबरा साबिक मेयर कराची सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ामात आयद किए हैं और मुस्तफ़ा कमाल भी मुसलसल ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया बग़ैर इंतखाबात के, यानी कि लोकल गवर्नमेंट की सारी पावर्स ले ली, तो फिर मुल्क में इलेक्शन कराने की ज़रूरत क्या है? वज़ीर आज़म का टेन्योर ख़त्म हो, वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर लगा दें, CM ख़त्म हो, वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर लगा दें। तो ये तरीक़ा ठीक नहीं है। और वो कह रहे हैं 10 मुहर्रम के बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में PSP जो उनकी जमात है वो एक बड़े पैमाने पर एहतजाज करने जा रही है और वो एक ऐसा एहतजाज होगा जिससे वो फ़ैसले करवाएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को बैकफुट पे लेके आएंगे। अब ये बातें कितनी प्रैक्टिकल हैं और जो वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ज़ाहिर है मुस्तफ़ा कमाल का एक पूरा बैकग्राउंड है। उन्होंने कराची में अगर तारीख़ के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, सबसे ज़्यादा रोड्स बने हैं, कराची के शहरियों को पानी मिला है, पार्क्स बने हैं, जो ज़्यादा हम हिस्ट्री देखते हैं, नेमतुल्लाह खान साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब, इस दौर के अंदर कराची में बहुत बेतहाशा काम हुआ है और वो कराची को समझते हैं, जानते हैं। यही तमाम चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वो कह रहे हैं कि अगर कराची में एडमिनिस्ट्रेटर मुंतखब लगा दिया गया है, वो गैर मुंतखब है, तो वो किस तरह से काम करेगा पीपल्स पार्टी। और उन्होंने एक और इल्ज़ाम भी आयद किया है कि पीपल्स पार्टी सिंध को, कराची को सिंधु देश बनाने की तरफ जा रही है। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। नासिर हुसैन शाह साहब ने इसको रद्द किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको रद्द किया है, लेकिन इसके ग्राउंड्स क्या है? सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब भी हमारे साथ थोड़ी देर में प्रोग्राम में शामिल होंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि अलीम आदिल शेख साहब जिन पर बहुत ठीक ठाक इल्ज़ामात आयद हुए हैं और वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, सिंध पुलिस को बहुत आड़े हाथों लेते हैं, उस पर बात की जाए। और साथ ही उन्हें एक टास्क भी दिया है इमरान खान साहब ने। PTI की गवर्नमेंट एक बड़ा प्लान बनाकर इंटीरियर सिंध के अंदर आ रही है
और इमरान खान साहब भी इंटीरियर सिंध के अंदर आएंगे जिस तरह के ऐलानात हुए हैं, और अंदरून सिंध के अंदर मुख्तलिफ पैकेजेस का भी ऐलान किया जा रहा है कि जिस तरह से अंदरून सिंध के अंदर पानी, साफ़ पानी का पीने का पानी नहीं है, उसको मुहैया करने के लिए, शहरों को ठीक करने के लिए, देहातों को ठीक करने के लिए एक प्लान मनसूबाबंदी की जा रही है। साथ ही डॉक्टर अब्बाब ग़ुलाम रहीम साहब को एक टास्क दिया गया है, वो मामले ख़ुसूसी भी मुकर्रर कर दिए गए हैं। तो पीपल्स पार्टी के मुकाबले में पीटीआई अंदरून सिंध के अंदर एक भारी भरकम एक अलायंस बनाने की तरफ जा रही है, जिसमें जाहिर है कि जीडीए भी शामिल है और जिसके अंदर एंटी पीपल्स पार्टी लोग जो पीपल्स पार्टी से डरे हुए हैं उनको मुत्तहिद करने वाली बात है। तो गेम सिंध के अंदर बहुत सारे कॉर्नर्स पे चल रहा है। अंदरून सिंध भी सिनेरियो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब किस तरह से फेडरल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस्तेमाल होंगी। इमरान खान साहब ने कहा कि जो मंशियात के मामला थे अंदरून सिंध के अंदर, उसको हैंडल करने के लिए ऑपरेशंस किए जाएँ, जो कि एंटी नारकोटिक्स ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करे। कस्टम को मुतहरिक अंदरून सिंध के अंदर किया जा रहा है, FIA को अंदरून सिंध के अंदर मुतहरिक किया जा रहा है। ये वो तमाम चीज़ें अंदरून सिंध के अंदर वफाकी हुकूमत कर रही है कि लोगों को उनको आज़ादी दिलाई जाए, उनके मसाइल हल किए जाए, और साथ ही जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं जो वहाँ पे उनको टाइट किया जाए। इनडायरेक्टली पीपल्स पार्टी के लोगों को अंदरून सिंध के अंदर टाइट करने वाला गेम वफाक की तरफ से आ रहा है। सिंध के अंदर जो तब्दीली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर आई है, उन्होंने अपने ताज़ा दम दस्ते काबीना के अंदर उतार दिए हैं। ताज़ा दम दस्ते इसलिए कह रहा हूँ कि हर बार जब भी बजट आता है, बजट के फ़ौरन बाद काबीना के अंदर तब्दीली आती है, यानी कि महकमों के अंदर फंड्स आ जाते हैं, और वो फंड्स आते हैं तो नए वज़रा आ जाते हैं। वज़ीर तालीम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग करने के लिए लंदन में थे, सईद गनी साहब, वो मीटिंग जिस वक्त कर रहे थे उसी वक्त उन्हें वजारत तालीम के महकमे से हटा दिया गया और सैयद सरदार अहमद शाह साहब को वज़ीर तालीम बना दिया गया। अभी वो मीटिंग कर ही रहे थे, यानी कि मीटिंग उस वक्त लंदन में मुख्तलिफ इदारों से चल रही थी कि पाकिस्तान में किस तरह से तालीम के मामले को ठीक करना है, आगे बढ़ाना है, कोलैबोरेशन किस तरह से होगी। वो मुआहदात, उन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन जारी थी कि सईद गनी साहब को महकमा तालीम की वजारत से हटा दिया गया और उन्हें जो है वो सिर्फ महकमा लेबर जो उनके पास है, बहुत बड़ी वजारत है, वो और वजारत इत्तलात दे दी गई। अभी वो मेरा ख्याल है वापस पाकिस्तान तशरीफ़ नहीं लाए, लेकिन महकमा तब्दील हो गया है। सैयद सरदार अहमद साहब के पास अब ये नई बटालियन खड़ी की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काबीना की, उसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ हैं। मैं थोड़ा सा वज़ीरों के बारे में आपको बताता हूँ कि किस तरह से काबीना के अंदर तब्दीली की गई है। बहुत सारे वज़रा को की छुट्टी कर दी गई है, बड़े अहम वज़रा की छुट्टी की गई है, बड़े इल्ज़ामात थे उन पर। निसार खोड़ो साहब की छुट्टी कर दी गई है। लाड़काना के इंतखाबात, ज़मीनी इंतखाबात के अंदर जो पीपल्स पार्टी को हार हुई, उसका इल्ज़ाम निसार खोड़ो साहब के ऊपर आयद किया गया है। और एक और वज़ीर हैं जो इरीगेशन के वज़ीर हैं, उनको भी हटा दिया गया है। जाम खान शोरो को आपाशी का वज़ीर बनाया गया है। बहुत अरसे तक ये सिस्टम से आउट रहे हैं, बल्दियात के वज़ीर रहे हैं। इनके ऊपर एक बड़ा मुकदमा चल रहा है नैब के अंदर। एक स्नार्कल कराची के लिए इन्होंने ली जब वो लोकल गवर्नमेंट के वज़ीर थे, वही उस दौर के अंदर बिल्कुल सेम स्नार्कल पंजाब की हुकूमत ने भी ली। यानी कि उस वक्त वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब CM थे, उन्होंने भी ली। वो जो स्नार्कल उन्होंने ली वो 22 करोड़ रुपए की थी, और हमारे मोहतरम उस वक्त के जाम खान शोर वही स्नार्कल कराची में ली, कराची के लिए ली। बड़ी स्नार्कल है जो फायर ब्रिगेड को देनी थी, वो 48 करोड़ रुपए की ली। पंजाब ने 22 करोड़ की ली, इन्होंने 48 करोड़ की ली। नैब के अंदर केस चल रहे हैं, उस पर ज़मानत पर हैं। पीपल्स पार्टी ने उन्हें एक बार फिर वजीर बना दिया, और वजीर भी बनाया है आपाशी का। सोहेल अनवर सयाल साहब आपाशी के वजीर थे, उन्हें हटाकर जाम खान शोरो साहब को बना दिया है। सोहेल अनवर सयाल साहब बहुत सारे मामलात के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंक्वायरी कमेटीज़ के अंदर ज़राए कहते हैं कि गलती करते हुए पाए गए हैं। बहुत सारे ऐसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए, पंजाब हमें पानी नहीं देता, और फिर पंजाब ने कहा कि आप मीटर लगा दीजिए कितना पानी सिंध को आया, वो वाला मामला था। और साथ ही लाड़काना के अंदर ज़मीनी इंतखाबात वाला मामला था, जिसके अंदर सोहेल अनवर सयाल साहब को जिस तरह पीपल्स पार्टी के लिए काम करना था उस तरह से उन्होंने नहीं किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब 14 दिन तक लाड़काना में बैठे रहे, और उनके जो सियासी अमूर के सेक्रेटरी हैं जमील सुमरो साहब कैंडिडेट थे, और वो बुरी तरह हार गए GDA के कैंडिडेट के सामने। लाड़काना के गढ़ से, सिटी से, जो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हार गई।
अब जो काबीना के अंदर तब्दीली आई कि उन्होंने निसार खोड़ो साहब को फारिग कर दिया, सोहेल अनवर सयाल साहब को फारिग कर दिया। अब इन तमाम चीज़ों के अंदर जो एक नई किस्म की एक सिनेरियो है, उसमें अब किस तरह एक सियासी आदमी एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया है। ये नई जंग है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब चेयरमैन PSP, मेरा ख्याल है कि कराची में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा डिलीवर किया है पिछले 2-3 डिकेड्स के अंदर तो सैयद मुस्तफ़ा कमाल सर फहरिस्त उसमें आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। जी वालेकुम सलाम। मैं कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कमाल भाई, और आपने जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट को ललकारा है और मुहर्रम के बाद आप मुजाहरा करने के लिए, एहतजाज करने के लिए आ रहे हैं, मैं उस पर आता हूं। लेकिन उससे पहले जो आपने नुक्ता उठाया है कि किसी भी तरह से अगर कोई बंदा हट जाए तो एडमिनिस्ट्रेटर लगा दें, CM हट जाए तो एडमिनिस्ट्रेटर लगा दे, PM हट जाए तो एडमिनिस्ट्रेटर लगा दे। ये पीपल्स पार्टी ने जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाया है, लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात अब यानी कि होंगे नहीं और ये एडमिनिस्ट्रेटर काम करते रहेंगे और सब लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, इसी तरह सिस्टम चलेगा? जी बिल्कुल, जिस तरह के मैं कहता चला आ रहा हूँ कि पिछले खास तौर पर 3 सालों से तो ये शहर गिरवी रख दिया गया है जरदारी साहब के हाथों में। और चूंकि वफाक में इमरान खान साहब की हुकूमत चलानी है और उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जरदारी साहब जाकर नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हो जाएंगे तो हुकूमत गिर जाएगी 1 मिनट में। तो उसकी कॉस्ट जो है वो कराची वाले पे कर रहे हैं और उसका खमियाजा कराची वाले अदा कर रहे हैं। और इस वजह से इनको भी पता है यहाँ पर पीपल्स पार्टी के लोगों को कि हमें अभी कोई वफाक नहीं पूछेगी, तो जो चाहें करें। तो ये इन्होंने बिल्कुल ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है, जो चाह रहे हैं कर रहे हैं। कोई कानून, कोई आइन, कोई चीज इनके लिए नहीं है। 13 सालों में इन्होंने एक कतरा नया पानी नहीं दिया शहर का। जो पानी लाइनों में आता था उस पानी को भी हम बेच कर उस पर हाइड्रेंट बनाकर अरबों रुपए का पानी बेच रहे हैं। 13 सालों में एक नई ट्रांसपोर्ट की बस नहीं दी है इन्होंने। 13 सालों में एक नौकरी नहीं दी है इन्होंने कराची हैदराबाद में। एक स्कूल नहीं खोला, एक यूनिवर्सिटी नहीं खोली। 10,242 अरब रुपए इनको मिले हैं वफाक से 13 अवार्ड के तहत। इन्होंने PFC अवार्ड का इजरा नहीं किया। इन्होंने 10,000 अरब रुपए 10,242 अरब रुपए अच्छा आए हैं और खर्च हो गए। 10,000 अरब खर्च करने के बाद 10,242 अरब रुपए खर्च करने के बाद सिंध इंसानों के रहने की बदतरीन जगह है। 2300 अरब बता रहे हैं 13 सालों में इन्होंने सिंध में एजुकेशन डिपार्टमेंट पे खर्च किए 2300 अरब रुपए। 2300 अरब रुपए खर्च के सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिनकी उम्र स्कूलों में जाने की 70 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। आपको पता है कराची जैसे शहर में कुत्ते काट रहे हैं। अभी सिविल हॉस्पिटल में कुत्ता जो है वो एक कुत्ता, आवारा कुत्ता जो है वो घुस गया वार्ड के अंदर। एक डॉक्टर को उसने काट दिया, 2 मरीजों को उसने काट दिया। लाड़काना से कराची तक कुत्ते काट रहे हैं और उसकी वैक्सीन नहीं है गवर्नमेंट के पास। आप कोरोना वायरस में जो हशर है वैक्सीन का आप देख रहे हैं कि लोगों का। इन तमाम चीजों के ऊपर, तमाम चीजों के बावजूद पिछले 6 माह से लोकल गवर्नमेंट का टेन्योर खत्म हो गया। इलेक्शंस करा देने चाहिए थे, लेकिन ये बहाने कर रहे हैं। और अब इन्होंने एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कर दी कि एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया। खैर पहली हुकूमत इनके पास थी, एडमिनिस्ट्रेटर लगाने से ना कोई नई चीज नहीं हो जाएगी, बल्कि शेयर बढ़ जाएंगे, बल्कि जो है वो कमीशन के और रेट्स बढ़ जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना का सवाल है कि क्या भाई अगर ये तरीक़ेकार आईन और कानून में तो नहीं है, लेकिन अगर ये आप इसको उसूल बनाते हैं तो फिर कल ये उसूल फिर उस वक्त भी अप्लाई हो कि जब वजीर आला का टेन्योर कोई बहाना करके फिर इलेक्शन ना कराए जाएं और फिर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर सिंध में लगा दिए जाए। कल को वजीर आजम का टेन्योर खत्म हो, वहां पर कोई बहाना कोई करे आकर, और कोई नॉन पॉलिटिकल फोर्स आकर, नॉन डेमोक्रेटिक फोर्स आकर वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर लगा दे, तो ये तो बात ठीक नहीं और हम इस बात को नहीं मान्यता करेंगे। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये बात तो आपकी बड़ी आसानी से समझ आ रही है कि अगर कहीं पर इंतखाबात ना हो, एडमिनिस्ट्रेटर लगा दे तो ऊपर से नीचे तक लगाया जा सकता है। ये सिंध के मामलात को वफाक में आवाज़ नहीं जाती, सुनते नहीं है, पानी नहीं मिल रहा, कचरा खड़ा हुआ है, कुत्ते काट रहे हैं। आपने फिगर दे दी है 10,242 अरब रुपए खर्च कर दिए हैं पिछले 13 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने। ना ट्रांसपोर्ट है, ना कोई सहूलत है, कुछ नहीं है जिस तरह का सूरत। तो आपके ख्याल में वफाक में 18वीं तरमीम के बाद क्या यहाँ पे वजीर आजम का आना, उस पर पाबंदी है? 10 महीने से वजीर आजम कराची तशरीफ नहीं लाए हैं, कोई और इदारा भी देखने वाला नहीं है, तो ये होगा क्या? देखिए बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं वफाक पे।
और बिल्कुल कोई ऐसी भी बात नहीं है कि आवाज़ नहीं जा रही। इशू सिर्फ ये है, इशू सियासी है। सियासी इशू ये है कि इमरान खान साहब के पास उतने नंबर्स नहीं हैं जितने होने चाहिए। उनके चूंकि उनके पास नंबर नहीं हुकूमत करने के लिए, वो अभी ये अफोर्ड नहीं कर सकते पॉलिटिकली कि पीपल्स पार्टी जाकर PMLN के साथ खड़ी हो जाए और वो जो है वो इनकी हुकूमत, अगर जो वो खड़े हो जाएंगे तो इनके पास नंबर नहीं पूरे होते और वो हुकूमत गिरा देंगे। ये इस बात को रोकने के लिए PMLN को अभी एनिमी नंबर 1 डिक्लेयर किया गया है और उनके साथ उनको ऑपोजिशन लेकर और इन पे हल्का हाथ रखकर इनको छूट दे दी गई है कि भाई सिंध में हम आपको बस जुबानी जज करेंगे, मुंह से फायर करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बयान करेंगे, अदरवाइज आपको हम प्रैक्टिकली नहीं रोकेंगे। इस बात का पता पीपल्स पार्टी को, जरदारी साहब को भी है। वो इस मौके से भरपूर फायदा उठा रहे हैं और उनको पता है कि आज के दौर में क्योंकि पाकिस्तान चलाने वालों की मजबूरी है कि अब इस वक्त जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत को चलाएं और कंटिन्यू करें। उस इमरान खान की हुकूमत को चलाने का तावान जो है ना वो कराची के लोग अदा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी उसका पूरा जो है वो फायदा उठा रही है और उन्होंने इस शहर को एक तरह से गिरवी रख दिया गया है। मेरा सिर्फ ये मानना है कि जब खान साहब का रोमांस खत्म होगा और जब इस मुल्क हारने की जब जो है वो किसी को फिक्र होगी तो फिर उस वक्त तक कहीं बहुत देर ना हो चुकी हो, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर हुकूमत नहीं कर रही, वो अपनी जागीर बना रही है, वो रियासत बना चुकी है। वो रियासत के अंदर उसने रियासत देखें, जो पुलिस वाले वो रखते हैं वो बाकायदा कौम जात देख कर रखते हैं, बाकायदा उसकी जुबान देख कर रखते हैं। जो ट्रैफिक पुलिस वाले रखते हैं वो अपनी कौम के जात के लोग रखते हैं, जो सरकारी मुलाजिम रखते हैं वो अपने घर के लोग रखते हैं। तो जो चाहे वो सरकारी अफसर हो, चाहे वो पुलिस के एहलकार हो, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, सब लोग उनके जाती मुलाजमीन के तौर पर सिंध में काम कर रहे हैं। अभी मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध को सिंधु देश में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा। ये सिंध तो खामखी में बदनाम है कि वो सिंधु देश का नारा लगाती है। प्रैक्टिकल अमली तौर पर तो सिंधु देश जरदारी साहब ने इसको बना दिया है, और क्या सिंधु देश बनेगा। कल ऐसा ना हो जाए कहीं कि वफाक से किसी को यहाँ पर आने में वीजा दरकार हो जाए, ये ठीक नहीं है। और कराची में और हैदराबाद में और शहरी इलाकों में एक लावा पक रहा है। मैं शहरी इलाकों की बात इसलिए करता हूँ कि देखिए जो देही इलाके हैं, वो जो हमारे सिंधी भाई हैं, वो तो बेचारे मजबूर हैं, तो हालात को अपनी तकदीर का फैसला समझकर दहाइयों से इसको एक्सेप्ट कर रखा है। लेकिन शहरी इलाकों में रेजिस्टेंस थी और ये पीपल्स MQM और PTI को ये शहर देखकर वो रेजिस्टेंस भी खत्म कर दी गई है। लेकिन हम MQM और PTI के हवाले नहीं कर सकते कि अगर वो कुछ नहीं करते मैंडेट रखने के बावजूद 21 में से 18 सीटें इन दोनों पार्टीज के पास हैं। कराची के पास जिन दो, और वो हुकूमत में भी शामिल हैं, जिनके पास 18 सीटें हों, उसके बाद कराची का ये हशर हो, ये शर्म की बात है। बहुत अच्छा कमल साहब, कमल भाई एक छोटी सी बात, आप जो बात कह रहे होते हैं या कर रहे हैं ऑलमोस्ट सेम बात हम सुनते हैं PTI के दोस्तों से जब वो बात करते हैं। गवर्नर साहब भी ऐसी बातें करते हैं, अली मादिल शेख साहब भी ये बात करते हैं। ऑलमोस्ट सेम बात MQM पाकिस्तान के लोग भी पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक ये बात कर रहे होते हैं। ये क्या कोई ऐसा तरीक़ेकार हो सकता है कि सारी पार्टियां जो पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक ये बातें कर रही हैं वो किसी एक नुक्ते पर जमा होकर बैठ जाएं, बेशक अपनी शनाख्त अपने पास रखें और फिर एक लाएअमल तैयार करें, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मुहर्रम के बाद हम जाएंगे, तो आप दावत देंगे PTI को, MQM को हमारे साथ शामिल हों और 10 मुहर्रम के बाद एहतजाज करें? फैसल साहब, 2 बातें करूंगा आपके सवाल के जवाब में। मुझे एक तो पहली बात कोई एतराज नहीं, आइए मैंने नेक नियति के साथ, जो मैं आपको पता है जो हमारे दिल में बात होती है वो हमारी जुबान पे, हम कोई मुनाफकत नहीं करते। हमने जो हमारे दिल में है वो हमने कह दिया और हम कहते रहें और हम कहते रहेंगे। बिल्कुल कराची की का दर्द किसी को है, आए हमारा साथ दे, हम उनको इज्जत भी देंगे, हम उनको रिस्पेक्ट भी देंगे, वो जिस तरह कहेंगे हम उनको प्रोटोकॉल भी देंगे, कोई इशू नहीं है बिल्कुल। और हम ये किसी जुबान बोल के खिलाफ, किसी के खिलाफ ये सारा एहतजाज हमारा नहीं है, हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। नंबर 2 बात ये है कि आप जो ये मुझे कह रहे हैं कि देखिए जो मैं बात करता हूँ वही PTI और वही MQM भी बात करती है, उस बात में मैं आपसे सिर्फ बहुत मौदबाना ये अर्ज करना चाहूंगा कि देखिए मेरे पास तो सिर्फ अभी बात करने का ही हक है और मैं बात कर सकता हूँ। PTI और MQM जो इस वक्त हुकूमत में है उनको सिर्फ बात नहीं करनी चाहिए, उनको अमल करना चाहिए, यही तो सारा मसला है। अगर वो प्रैक्टिकली अमल करते, उनके पास वजीर आजम
में, एमक्यूएम वफाकी गुजरा है एमक्यूएम के पास, वो दोनों कोलिशन पार्टनर हैं। यहाँ गवर्नर बैठे हुए, उनका एमपीएस पार्लियामेंट में मौजूद हैं, यहाँ पर उनका ओपोजिशन लीडर है। उनको सिर्फ बात नहीं करनी चाहिए, उनको अमली तौर पर काम करना चाहिए, उनके पास इख्तियारात हैं। तो बात तो सिर्फ मैं कर सकता हूँ, अभी मेरे पास अभी करने का कोई, मैं उजागर कर सकता हूँ, मैं गुफ्तगू में उसको हाईलाइट कर सकता हूँ, लेकिन पीटीआई को और एमक्यूएम के पास तो ये वाला ऑप्शन नहीं कि सिर्फ वो बात करें। मेरा आप इस वाली बात पर इनसे बिल्कुल मैं एग्री नहीं करूंगा कि वो अगर बात कर रहे हैं तो बात करके, भाई यही तो सारा मसला है। इसी वजह से तो आज पीपल्स पार्टी इस शहर पर नाजायज कब्जा कर रही है कि जो लोग हुक्मरान बने बैठे हैं वो सिर्फ बात कर रहे हैं। नहीं, उनको ये बिल्कुल हक नहीं है कि सिर्फ वो बात करें। बात करने का हक हमारा है, हमारे पास। सही बात है कमाल भाई, दो चीजें निकली। आपने बहुत जबरदस्त बात की, एक तो आपने दावत दे दी है पीटीआई को भी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी वो आए और एहतजाज में शरीक हो जाएं। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि वो आप बात कर रहे हैं साहब, एक लम्हे के लिए सिर्फ पीटीआई और एमक्यूएम का आपने जो जिक्र किया, मैं तो कराची से सभी लोगों को, सारी पार्टीज को, सबको दावत लोगों को कहता हूँ कि भाई आओ, जमात इस्लामी भी आ जाए, एथनिसिटी पार्टीज को, बिल्कुल सब लोग आए। ये कराची का मसला है, लोगों का मसला है। फिर अपने अपने झंडे के नीचे जिसको जाकर इलेक्शन लड़े वो वोट ले लें। बिल्कुल सही है, सियासत नहीं है ये। चले बहुत अच्छी बात हो गई, बचाना मुल्क बचाना है, सब लोग आए, मैं तो सबको दावत देता हूं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी आ जाएं, फारूक सत्तार साहब भी आ जाएं, हाफिज नईम उर रहमान साहब भी आ जाएं, तमाम लीडरान जो आ जाएं और आपके साथ शामिल हो जाएं। सर पीएमएलएन वाले भी आ जाएं, नून वाले भी आ जाएं। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल ये है सर कि आपके ख्याल में क्यों आखिर पीटीआई और क्यों आखिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत में होने के बावजूद भी पीपल्स पार्टी को पीछे नहीं धकेल पा रही? क्या वजह है, क्यों नहीं कर पा रहे, क्या वजह है? अगर नाराज ना हो हमारे दोस्त, तो मैं मौदबाना अर्ज करूं कि इमरान खान साहब के पास जो है वो टीम नहीं है। इमरान खान साहब के साथ जो है वो जो लोग हैं वो माजरत के साथ वो इनकॉम्पिटेंट भी हैं और वो करप्ट भी हैं। दूसरी बात ये है कि उनको अपनी हुकूमत बचाने के लिए वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वो इस वक्त पीपल्स पार्टी को नवाज शरीफ के साथ खड़ा होता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के साथ खड़ी हो गई तो फिर नहीं रहेगी। तो बातें करना बहुत आसान होता है और अपनी हुकूमत बचाना एक और काम है। तो अपनी हुकूमत बचाने के लिए पहली बात ये हो गई कि वो इनकॉम्पिटेंट हैं और वो उनके लोग नीचे करप्शन भी कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि उनको इमरान खान साहब को अपनी हुकूमत बचानी है। वो जरदारी साहब को दीवार से नहीं लगाना चाहते, वो जो है वो उनको रोकना नहीं चाहते, वो उनको अभी आज़ादी देना चाहते हैं ताकि वो नवाज शरीफ साहब के साथ जाकर खड़े ना हो। जरदारी साहब को इस वाली बात का पता है कि उनको पता है कि अभी उनका हनीमून टाइम चल रहा है, अभी उनको कोई रोक टोक नहीं है, उनके ऊपर जो चाहे वो करें। और इन तमाम चीज़ों के, तमाम हालात का खमियाजा हम कराची वाले भुगत में अमल होता चला जा रहा है और कराची जो है वो नो-गो एरिया बनता जा रहा है पूरे पाकिस्तान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। जो सूरत हाल मुस्तफ़ा कमाल हैं और जिस तरह उन्होंने दावत दी है तमाम कराची की पार्टीज़ को कि वो आएँ और 10 मुहर्रम के बाद जो मुस्तफ़ा कमाल साहब एहतजाज करने जा रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उसमें शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पीटीआई, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की पार्टी वो भी शामिल हो जाए। अब देखते हैं कि ये दावतनामा जो उन्होंने दिया है वो वाकई शमूलियत होती है नहीं। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं, हम डिस्कस करते हैं कोरोना का जो भारतीय वेरिएंट है डेल्टा, ये कितना डैमेज कर रहा है, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भारतीय वेरिएंट डेल्टा जिसे कहा जा रहा है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। पाकिस्तान में जिस तरह से तबाही फैला रहा है, इसी तरह से अमेरिका के अंदर भी सिनेरियो बहुत ख़तरनाक हद तक फैल रहा है। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर अताउर रहमान साहब मौजूद हैं जो कि कोरोना टास्क फोर्स के सरबराह हैं और साथ ही मेरे साथ ह्यूस्टन से मौजूद हैं डॉक्टर साद ज़हीर साहब जो कि डायरेक्टर हैं और होमलैंड सिक्योरिटी के एडवाइज़र भी हैं वबाई अमराज से मुतालिक। डॉक्टर अताउर रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम। हम डॉक्टर साहब कहाँ पहुँचे हैं? ये अमवात का सिलसिला, कल 95 पाकिस्तान में लोग शहीद हो गए थे, आज ज़रा फिगर कम है लेकिन बहरहाल सूरत हाल उतनी काबू में नहीं है। हम अगर इसको काबू में करने वाला एक सर्कल अगर तलाश करें तो अंदाज़न कितना वक्त लगेगा पाकिस्तान में एक नॉर्मल सिचुएशन आने में? जी शुक्रिया। ये बहुत अहम सवाल है और ये डिपेंड करता है कि हमारी पॉलिसीज़ क्या रहती हैं और हम और आप किस तरह बिहेव करते हैं। सारा का सारा
मामला ये है कि तकरीबन 3 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगे हैं और आपकी पॉपुलेशन 22 करोड़ है। तो अभी तक कम से कम 5-6 महीने और चाहिए इससे पहले कि 70-80% आपकी आबादी वैक्सीनेट हो जाए। ठीक है। और इसके अलावा जो एक ही बात रह जाती है कि क्या आप SOPs को फॉलो करते हैं, किस हद तक आप एक दूसरे से दूर रहते हैं, क्योंकि जो अब तक वेरिएंट्स आए हैं सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ये वाला वेरिएंट है, क्योंकि ये वो चाइनीज़ जो चाइना में जो आया था ओरिजिनल कोविड-19 उसके मुकाबले में इसमें वायरल लोड 1000 से 1200 गुना ज़्यादा है। मतलब ये कि जो एक आदमी खांसता है या सांस लेता है तो जो वायरस का अखराज होता है वो कहीं ज़्यादा है उस पुराने वेरिएंट के मुकाबले में जो शुरू में पाया गया था, जिसकी वजह से ये बहुत तेज़ी से फैल भी रहा है या हमला बहुत आसानी से कर रहा है। या आपके एस रिसेप्टर जो होते हैं खलियों में, उन बाइंडिंग बहुत अच्छी तरीका कर रहा है और फिर अंदर जाके आपके जो दिफाई निज़ाम है उसको भी धोखा दे रहा है और फिर मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। इस वक्त आप ब्रिंक पर हैं, 4-5-6 हज़ार के रेंज में हैं इस वक्त, और ये देखना है कि ये इसी लेवल पे रहता है या बढ़ जाता है। ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा कि हमारे SOPs किस हद तक हम फॉलो करते हैं और वैक्सीनेशन कितनी होती है। डॉक्टर साद, आप मुसलसल देख रहे हैं, पाकिस्तान को भी एडवाइजेस भेज रहे हैं, अमेरिका के अंदर के सिनेरियो देख रहे हैं, आपको क्या लगता है ये वेरिएंट दुनिया में और कितने ममालिक को डैमेज करेगा, और अमेरिका के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है? कहा जा रहा है बच्चों को भी मुतासिर कर रहा है डेल्टा वेरिएंट। फैसल अमीन, इस वक्त जो आप कह रहे हैं जैसे कि अमेरिका में सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, वो उसकी एक वजह इसको कहा जा रहा है पेंडेमिक ऑफ अनवैक्सीनेटेड। पेंडेमिक ऑफ अनवैक्सीनेटेड ये है कि 99% केसेस जो आप देख रहे हैं जिनमें हॉस्पिटलाइजेशंस हैं और डेथ्स हैं वो अनवैक्सीनेटेड लोगों में हो रही हैं। अच्छा। इसी तरह जो केसेस हो रहे हैं हॉस्पिटलाइजेशन या ICU में लेके जाए जा रहे हैं उनमें भी 90% से ज़्यादा तादाद वो देखी जा रही है जो अनवैक्सीनेटेड हैं। अगर आप यही ग्लोबल सिनेरियो पे सिचुएशन देखें जो मैं लैटिन अमेरिका में और एशिया में काफ़ी एडवाइस दे रहा हूँ एडवाइजरी बोर्ड्स पे, तो यही देखी जा रही है कि ज़्यादातर इन्फेक्शंस जो हैं वो अनवैक्सीनेटेड लोग। अच्छा, यही सूरत हाल पाकिस्तान में भी आप देख रहे हैं? पाकिस्तान के भी सुनाया गया, आप डॉक्टर फैसल सुल्तान से, डॉक्टर असद उमर साहब से भी राब्ते में, उनको भी एडवाइजेस देते हैं। आप पाकिस्तान का सिनेरियो किस तरह देख रहे हैं अमेरिका से बैठकर? ये भारतीय वेरिएंट पाकिस्तान में कितना नुकसान पहुंचा रहा है? जी, भारतीय वेरिएंट पाकिस्तान को खासा नुकसान पहुंचा रहा है। एक तो उसकी वजह यह है कि ओवर क्राउडिंग है, लोग जो हैं वो फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे, वो 6 फीट और हाथ धोने वगैरह बेसिक जो आपको हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं दे आर नॉट फॉलोइंग देम। दूसरी बात जो है वो ये है कि मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, और पाकिस्तानी पॉपुलेशन में बाय एंड लार्ज इंडियन वेरिएंट की वजह से अभी तक मतलब उस तरह की शऊर और आगाही नहीं है कि लोग वैक्सीनेशन कराएं। तो एक तो लैक ऑफ वैक्सीनेशन है और दूसरा जो है वो मास्क। एक छोटा सा सवाल है मेरा, ये बताइएगा कि क्या इंडियन डेल्टा के लिए कोई अलग वैक्सीन बनानी पड़ेगी डॉक्टर साहब? नहीं जी, इंडियन जो डेल्टा वायरस है उसके लिए कोई वैक्सीन की ज़रूरत नहीं होगी। अलबत्ता ये एक यहाँ बड़ी तशवीश पाई जा रही है कि ब्रेक थ्रू केसेस कह रहे हैं कि इसमें जिनमें कई लोगों में उनको बढ़ा चढ़ा के मीडिया में प्रेजेंट किया जा रहा है जिनको किसी किस्म का री इन्फेक्शन हो गई थी या उन पे वेरिएंट के बावजूद उन पर असर नहीं हुआ। डेल्टा वेरिएंट के लिए आपको किसी किस्म की वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, चंद लम्हों बाकी हैं। मैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब आपसे ये सवाल करूंगा कि क्या जब हम कह रहे हैं कि 1200 लोगों के बराबर ये ख़तरनाक हद तक फैलता है, तो क्या स्पेशल कोई हमें डोज की ज़रूरत होगी या वैक्सीन बनानी पड़ेगी इस वायरस के लिए? जो मौजूदा वैक्सीन्स हैं वो बहुत मुनासिब हैं क्योंकि खासी ब्रॉड स्पेक्ट्रम वैक्सीन्स हैं और पूरी तरह आपको प्रोटेक्ट करती हैं। शदीद बीमारी से आपको फिर भी बचाती हैं ये, तो आपको किसी नई वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। ये जो इस वक्त वैक्सीन सारी की सारी जो अवेलेबल है सब इसके खिलाफ कारआमद है, और जो भी वैक्सीन मिल रही हो आपको वो फौरी तौर पे लगवाइए अगर आपने नहीं लगवाई हो। ये जो कोविड की नई शनाख्त है जिसे डेल्टा वेरिएंट कहा जा रहा है, जो भारतीय वायरस है, इसके बारे में जितने ख़तरात का इजहार डॉक्टर अताउर रहमान कर रहे हैं, डॉक्टर साद कर रहे हैं, लेकिन इससे बचने के लिए मामलात वही हैं, वही SOPs हैं, वही तरीक़ेकार है। डॉक्टर अताउर रहमान साहब,
हम क्या मुस्तकबिल में देख सकते हैं जितना खतरनाक आप ये इस वेरिएंट को बता रहे हैं डेल्टा भारतीय वेरिएंट को, इससे ज़्यादा खतरनाक वायरसेस भी आ सकते हैं? जी बिल्कुल, मसला यही है कि हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद ये नई शक्ल इख्तियार कर रहा है, नई वेरिएंट्स डेवलप हो रहे हैं। आपके जिस्म के अंदर जब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंदर जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और सबसे ज़्यादा तेज़ फैलने वाले वेरिएंट्स जब बाहर आते हैं, जो वो फिर छा जाते हैं और पुराने वाले वेरिएंट्स दब जाते हैं। तो इसी वजह से हज़ारों किस्में एक्चुअली आ चुकी हैं इसकी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न कहा जाता है, जिससे बीमारी बहुत ज़्यादा होती है और फैलते ज़्यादा हैं, वो यही अक़साम है। चाइनीज़ के बाद अल्फ़ा बीटा गामा भी, डेल्टा वेरिएंट और एप्सिलॉन भी आ गया है, और उसके वेरिएंट्स और भी हैं, कैपा है और दूसरे वेरिएंट्स भी हैं। तो जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं वो ज़्यादा छा जाते हैं। और ये जब तक कि ये दुनिया में रहेगा, जब तक दुनिया की 80-90% पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट नहीं हो जाती, जब तक ये दबेगा नहीं और इसकी नई नई शक्लें आती जाएंगी। और जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है वो तो ये भी तो चौथी वेव आई है, इसके बाद 5वीं और 6ठी और 7वीं वेव भी आ सकती हैं, जब तक कि ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वैक्सीनेशन से प्रोटेक्ट ना हो जाए। और जब तक ये बढ़ता रहेगा, अमेरिका में भी आप देखिए और यूरोप में भी, कि जो हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस, शदीद बीमारी की और अमवात तो कम हो रही है, लेकिन कोविड पेशेंट्स की तादाद ओवरऑल बढ़ रही है। और जब तक ये बढ़ती रहेगी, जब तक इसके नए वेरिएंट्स पैदा होते रहेंगे, और जब तक नए वेरिएंट्स पैदा होते रहेंगे, तो वही होगा जो आपने कहा है कि नई नई शक्लें होकर सामने दूसरे भी वेरिएंट्स आएंगे। डॉक्टर साहब, ये जो डॉक्टर अताउर रहमान कह रहे हैं, अमेरिकन जो रिसर्च कर रहे हैं और बार बार जिस तरह की इतलात देते हैं, एडवाइजरीज जारी करते हैं, आप सारे मामला को देख रहे होते हैं, हम आपके ख्याल में सारी दुनिया इस वबा से अंदाज़न कितना वक्त लगेगा निकलेगी? जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 80% आबादी को वैक्सीनेशन होगी, उसके बाद दुनिया से निकलेगी, अंदाज़न कितना वक्त आपके ख्याल में लग सकता है और अमेरिका इस पर क्या रोल प्ले करेगा? जी देखिए, अमेरिका में तो इस वक्त काफ़ी कंटेनमेंट है, केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, अमवात की तादाद में कमी है। इसके अलावा रिपोर्टिंग में थोड़ा लैग टाइम होता है। जहाँ तक हम बाकी जगहों पे देख रहे हैं, तो इंडिया में बेसिकली इंक्यूबेटर उसने का रोल किया है इस वायरस के लिए, और गवर्नमेंट की लापरवाही ने, उसके अलावा किसी किस्म की वैक्सीनेशन जो थी, मैस कैंपेन, उसके फेलियर की वजह से ये फैला गया। अगर आप देखें तो चाइना में ये वेरी वेल कंटेन्ड वायरस था, और वुहान के अलावा आपको कहीं नजर नहीं आएगा। इसी तरह काफ़ी ममालिक ने इसे बिल्कुल कंट्रोल किया है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर आप की ट्रैवलिंग है और आपकी सर्टेन जगहों पे जहां ये वायरस, आपने इतना, हालांकि रिपोर्टिंग नहीं है, लेकिन आपने इतना अफ्रीका से नहीं सुना होगा, लेकिन जब ये तरक्की पजीर ममालिक या इंडिया या आप किसी और मुल्क की एग्जाम्पल ले लें, इंडोनेशिया, उसमें हिफाजती तदाबीर भी इख्तियार की जाएंगी, उस वक्त तक ये वायरस डिफरेंट शेप्स में आके करता रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताइएगा, आप अगर पाकिस्तान को देखें तो कहाँ पाकिस्तान को रैंक करेंगे? डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी ठीक है, वैक्सीनेशन का प्रोसेस ठीक जा रहा है, कोई कमी पेशी आपको नज़र आती है तो वो क्या है? जी, जो कमी पेशी है वो यही है कि आगाही और शऊरी तौर पे लोगों को अपने तौर पर मास्क पहनना चाहिए, मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग और कांग्रेगेशन सेटिंग से अवॉइड करना चाहिए। वैक्सीनेशन जो है वो हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। पाकिस्तान में बात के हिसाब से 30 से 35वें नंबर के दरमियान शुरू से चला आ रहा है और अभी तक उसी नंबर पे है। सो डेथ एक तो अंडर रिपोर्टिंग है कि डेथ्स रिपोर्ट नहीं की जाती, दूसरा ये है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इस काबिल नहीं है, लेकिन जो हुकूमत तदाबीर इख्तियार कर रही है, लॉकडाउन और ये नेसेसिटी, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये ज़रूरत भी है। और हमें पता है कि अगर ये हम कोशिश करते रहेंगे तो कंटेनमेंट बहुत हद तक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान। लॉकडाउन किस मरहले में आ गया, ताजिर बिरादरी क्या चाह रही है, हुकूमत क्या करने वाली है? मेरे साथ जावेद कुरैशी साहब मौजूद हैं। जावेद साहब, बताइए कि क्या आपकी डिमांड्स हैं और लॉकडाउन का मंजरनामा क्या होगा आपके मुतालबात के तहत? सर, हमारी सबसे पहले तो यही है कि कल से इंशाअल्लाह ताला लॉकडाउन में जो सिंध हुकूमत ने जो नरमी का ऐलान किया, हम उसका खैर मकदम करते हैं। ठीक है, लेकिन हुकूमत ने जो टाइमिंग दी है 8 की, हम चाहते हैं रात 10 बजे तक की हमें टाइमिंग दी जाए,
दूसरा, हफ्ते में जो 2 सेफ डे रखे हैं, कम से कम उसमें से 2 दिन बहुत ज्यादा है, पहले ही लॉकडाउन की वजह से मईशत का बुरा हाल है, तो 1 दिन वो जरूर सेफ डे का रखे। बाकी SOP के तहत हमें कारोबार करने की इजाजत दी जाए ताकि ये हो सके। मुल्क को पहले मईशत को बहुत ज्यादा नुकसान उठा चुकी है, मजीद अब वो मुतहमल नहीं हो सकती। हमारे 2 मुतालबात हैं आपके, 8 बजे से 10 बजे तक की मार्केट टाइमिंग कर दी जाए और 2 दिन जो गैप दिए जा रहे हैं उसमें से 1 दिन कर दिया जाए। अब ये तो ये 2 अगर मुतालबात हो जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? सर, उससे हमें फैसल साहब फर्क ये पड़ेगा कि जो इस वक्त जो लॉकडाउन में लोगों का जो नुकसान हुआ है 17-18 माह के अंदर, हम चाहते हैं कि ज्यादा पीरियड के अंदर कुछ लोग अपने जो लोगों के जो चेक बाउंस हुए हैं, जो लोगों का लेन देन जो था वो सारा डिस्टर्ब हुआ है, तो वो अपनी सेल कर कर कुछ लोगों को अपनी अदायगी वरना लोगों के खिलाफ FIR कट रही हैं इस वक्त। और 14 अगस्त की वजह से जो माल था वो गोदामों में पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपए का माल। अभी भी करीम सेंटर से हमारे पास फोन आ रहे हैं, दूसरी मार्केटों से। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब। किसी हद तक जो है वो नरमी की गई है, लेकिन जो डिमांड्स हैं वो ज़्यादा हैं। देखते हैं हुकूमत क्या करती है। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।